नमस्कार, मेरा नाम है सुमित राणा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं भारत के सबसे बड़े फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। आज मैं अभी आप सभी के सामने आया हूं एक इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। क्लास 9 सिविक्स का ये चैप्टर है बच्चों और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखते हैं क्या पढ़ेंगे आज। तो ये रहा पहला चैप्टर ओवरव्यू। देखिए, जो ये चैप्टर है ना बेटा, ये बेसिकली आपको मिलेगा लगभग 4 मार्क्स का। ये एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन है, जरूरी नहीं है कि 4 मार्क्स का मिले। इट डिपेंड्स ऑन योर एग्जामिनर, योर स्कूल टीचर। बट मैंने क्यों कहा ये 4 मार्क्स का मिल सकता है, क्योंकि आपकी जो एसएसटी है वो टोटल जो है वो 80 मार्क्स की है, जिसमें इसका 20 मार्क्स का हिस्सा है पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स का, और इसमें टोटल है 5 चैप्टर्स विच मेक्स इट 4 मार्क्स। बस इसीलिए मैंने एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन दे दी, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? पहला टॉपिक व्हाई इलेक्शंस, दूसरा टॉपिक व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, एंड द थर्ड इज व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। क्यों पढ़ना है इस चैप्टर को? इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे भारत देश में जो इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में, हर थोड़े दिनों बाद जो आपको आसपास इलेक्शंस दिखाई देते हैं, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, उसमें आपका रोल क्या है, आप क्या कर सकते हो और आप क्या नहीं कर सकते हो, ये सारी चीजें इस चैप्टर में पता चल जाएंगी। एज अ सिटीजन ये आपको बहुत काम आने वाला है, एज अ स्टूडेंट काम तो आने ही वाला है। तो चलो आगे पढ़ते हैं। ये देखिए, पहला टॉपिक है वाई इलेक्शंस। अगर आप अपनी बुक को खोलोगे तो वाई इलेक्शंस के जो हेडिंग है उसके अंदर आपको सब हेडिंग्स मिलेंगी 4। असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी आपकी बुक में। एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को समझेंगे और देख लेंगे बीच में कि कहां से बन सकता है क्वेश्चन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये है पहला टॉपिक, दैट इज व्हाई इलेक्शंस। व्हाई इलेक्शंस में जो हम पढ़ रहे हैं वो है इलेक्शन का डेफिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन होता क्या है पढ़ तो ले पहले। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जैसा चैप्टर है, इलेक्शन की डेफिनेशन समझते हैं। इलेक्शन का डेफिनेशन है द मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू सो। मतलब यह है कि इतना बड़ा देश है, बहुत सारा काम है, कौन करेगा? डेफिनेटली बहुत सारे लोग एक साथ आएंगे, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे और उससे अपना काम करवाएंगे, उससे अपने डिजायर्स फुलफिल करवाएंगे। और मान लीजिए कि वो रिप्रेजेंटेटिव फेल हो जाता है, उनको लगता है कि ये अब उस लायक नहीं है, तो उसको हटाकर किसी और व्यक्ति को ले आएंगे। दैट इज कॉल्ड इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शंस कहाँ होते हैं? इलेक्शंस आपके एटमॉस्फेयर में चारों तरफ होते हैं। आपको स्कूल के इलेक्शंस भी दिखाई देंगे, जहां पर आपको मिलता है स्कूल कैप्टन, स्कूल वाइस कैप्टन, हाउस कैप्टन्स एंड ऑल दोज मिनिस्टर्स लाइक कल्चरल, एजुकेशन एक्सेट्रा। इसके बाद आपके ऑफिसेज में इलेक्शंस होते हैं, अलग अलग कॉर्पोरेट हाउसेज में इलेक्शंस होते हैं, पीएसयूज में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में इलेक्शंस होते हैं। इसके बाद आपको इलेक्शंस मिलते हैं सोसाइटीज में जहां पर आप रहते हैं, क्योंकि हर सोसाइटी में एक बॉडी की जरूरत होती है, ग्रुप ऑफ पीपल की जरूरत होती है जो उस सोसाइटी के कामों को कर सके। ठीक है, इसके बाद जो है वो इलेक्शंस आपके होते हैं कहां पर? कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में, और इंटरनेशनल लेवल पर भी होता है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है जहां पर कई सारे देश एक साथ आते हैं और वहां इलेक्शंस होता है। इसके बाद आपके कॉलेजेस में, डेफिनेटली इसका इंतजार तो आप सभी को होगा, बस 2-3 साल और उसके बाद सीधे कॉलेज में, वहां भी इलेक्शंस होंगे, वहां भी इलेक्शंस होंगे। ठीक है, तो इलेक्शंस आपके चारों तरफ हैं। तो जो हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, इस चैप्टर में जो इलेक्शन की बात होने वाली है वो है नेशनल इलेक्शंस की और स्टेट के इलेक्शंस की। थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन आएगा लोकल लेवल के इलेक्शंस पर। बट मैंने ये क्यों बता दिया? ताकि आप ये ना सोचें कि इलेक्शन का मतलब सिर्फ और सिर्फ नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल। हर इलेक्शन में एक ही चीज होती है कि आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हो। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। Why do we need elections? सबसे पहला सवाल, Why do we need elections? That's a very important point. ध्यान से देखो, याद करो चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, क्या पढ़ा था? पाकिस्तान में इलेक्शन होता है,
चाइना में इलेक्शन होता है, हमारे प्यारे भारत देश में भी इलेक्शन होता है। एक मिनट, ये तो डेमोक्रेसी नहीं है, ये भी डेमोक्रेसी नहीं है, इनमें क्यों इलेक्शन होता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको सॉर्ट ऑफ एक लेजिटिमेसी देता है कि भाई आप डेमोक्रेसी में हो। तो ये लोग दिखाना चाहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, तो इलेक्शन करवा लेते हैं। डेफिनेटली उनका इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं है, पढ़ लिया है ना हमने चैप्टर में, ठीक है। इसका मतलब एक बात तो प्रूव हो गई कि अगर डेमोक्रेसी को चलाना है तो इलेक्शन करवाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो मैप है ना, इसको ध्यान से देखो, और इस मैप को देखने के बाद आपको एक दिमाग में चीज आएगी कि मैंने ये क्या बनाया है। ये है बेसिकली एक अजम्पशन कि मान लो भारत में इलेक्शन ना हो, भारत में इलेक्शन ना हो मतलब क्या हो? मतलब ये कि जिसको जैसा लगे उस वैसा व्यक्ति चुनकर प्राइम मिनिस्टर बना ले, प्रेसिडेंट बना ले, चीफ मिनिस्टर बना ले, अलग अलग मिनिस्टर्स बना दे। कैसे भाई, मुझे आप पसंद हो, ठीक है, आप बन जाओ, आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप बहुत बुजुर्ग हो, आप बन जाओ, आपके पास n नंबर ऑफ क्वालिटीज है, आप बन जाओ। ये भी तो हो सकता है, आप बात समझ रहे हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन, क्या जो भी रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाएगा उसको मेजॉरिटी लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, राइट? तो अगर आप अपनी विल के हिसाब से, अपनी विचारधारा के हिसाब से, अपनी चॉइसेस के हिसाब से आप रैंडमली किसी को सिलेक्ट कर लेंगे तो उससे मेजॉरिटी का भला नहीं होगा। और अगर आपको ऐसा करना है तो आपको क्या करवाना होगा? इलेक्शन करवाना होगा। और यहां पर आपको एक केस भी बुक में मेंशन है कि व्हाट इफ द बेसिस विल बी, लेट्स से कि इंडिया में इलेक्शन नहीं करवाना है, किसी बुजुर्ग को चुन लो, जो सबसे बुजुर्ग है उसको चुन लो, किसी डॉन को चुन लो, किसी अमीर आदमी को चुन लो, या किसी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति को चुन लो। इमेजिन करके देखिए इंडिया के केस में कितने अमीर लोग हैं यहाँ पर, कितने बुजुर्ग हैं यहाँ पर, कितने डॉन्स हैं यहाँ पर, और कितने पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर। क्या ये बेसिस सही रहेगा? क्या जस्ट बिकॉज ऑफ दीज क्राइटेरियाज अगर हम चुन लेंगे तो क्या ये जनता के लिए काम कर पाएंगे? क्या जनता सेटिस्फाइड होगी? नहीं ना। इसीलिए बेटर है कि इलेक्शंस हो। ये हो सकता है कहां पर? जहां पर ग्रुप बहुत छोटा हो, जहां पर जरूरत बहुत छोटी हो। लुक एट आवर कंट्री, वी आर मोर देन 140 करोड़। पॉसिबल नहीं है ना, बस पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। सोचो 140 करोड़ लोग रोज एक साथ बैठे, रोज एक साथ एक डिसीजन ले, फिर अगले दिन आए चेक करें, ओह ये डिसीजन इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ। 140 करोड़ एक साथ एक दिन में, practically not possible. That is the reason we choose representatives after a certain interval of time. जब वोटर के पास चॉइस आ जाए, कैसी चॉइस? चॉइस कि कौन बनाएगा उनके लिए कानून, कौन बनाएगा सरकार, कौन लेगा उनके लिए मेजर डिसीजंस, और कौन सी पार्टी होगी जो उनके लिए पॉलिसीज बनाएगी और गवर्नमेंट को, सरकारों को गाइड करेगी कि आप कानून इस तरीके से बनाइए जिससे जनता का भला हो, ठीक है। तब आएगा वोटर को मजा। और ये वोटर को मजा कैसे आएगा? जब इलेक्शन होगा, ठीक है। तो इलेक्शन क्या करता है? वोटर्स को चॉइसेस प्रोवाइड करता है ताकि वो ऐसे लोगों को चुने, ऐसी पार्टीज को चुने जो उनके लिए काम करे, ठीक है बच्चों। अब आता है एग्जाम्पल असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा का। देखिए हमने पढ़ा व्हाट इज एन इलेक्शन, अब हमने ये भी पढ़ा कि इलेक्शन क्यों जरूरी है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक छोटी सी कहानी है हरियाणा की। हरियाणा कहाँ है? हमारे भारत देश में। ये देखिए यहाँ पर है हरियाणा, जूम करके दिखाता हूँ, ये है हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। हमारा देश बटा है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट्स में, और उसके बाद वो स्टेट्स बटे हैं छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में। ये हरियाणा का मैप है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट का मैप है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और इन स्टेट में इलेक्शन हुआ 1987 में। 1987 में इलेक्शन हुआ, और 1987 के इलेक्शन की स्टोरी ये है। क्या है? ये देखो, स्टोरी ये है, एक न्यूज़पेपर में छपा कि कई सारे लोग रात के 12 बजे के बाद एक साथ कहीं बैठे हुए हैं, कई गाड़ियां बार बार आ रही हैं जा रही हैं, लोग खड़े हो जाते हैं कि उनका प्यारा लीडर आ गया,
उनका वो लीडर आ गया जो उनके लिए काम करेगा, जो उनको प्रॉब्लम, जो उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देगा, वो लीडर आ गया। और फाइनली वो लीडर आ जाता है और वो लीडर बहुत मेहनत करता है जनता के बीच जाके, और फाइनली वो क्या होता है, जीत के आता है। कौन है वो लीडर? वो उस लीडर का नाम है श्री चौधरी देवीलाल। श्री चौधरी देवीलाल बेसिकली करते क्या है? 1982, देखिए मैंने कहा 1987 के इलेक्शंस की मैं बात बता रहा हूं, उसके पहले 1982 में कांग्रेस की सरकार हरियाणा में रूल कर रही थी, लोगों के लिए काम कर रही थी, बट शायद लोगों को वो बात अच्छी नहीं लग रही थी, या उनको वो चीजें चाहिए थी जो सरकार प्रोवाइड नहीं कर रही थी। तो हुआ ये कि चौधरी देवीलाल, ये देखिए ये है चौधरी देवीलाल जी, इन्होंने क्या किया, एक मूवमेंट चलाया। उन्होंने मूवमेंट चलाया जिसका नाम था न्याय युद्ध, और न्याय युद्ध का मतलब होता है स्ट्रगल फॉर जस्टिस, जस्टिस के लिए स्ट्रगल करना, जस्टिस की लड़ाई। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपोजिशन लीडर्स के साथ मिलके एक पार्टी फॉर्म की। अपोजिशन लीडर का मतलब कौन? जो कांग्रेस के अपोजिशन में थे, जो कांग्रेस के विरोध में खड़े थे, उन सभी के साथ मिलके ग्रुप बनाया और उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम रखा लोकदल। ठीक है, और उस पॉलिटिकल पार्टी का पूरा नाम था इंडियन नेशनल लोकदल, जिसका इलेक्शन सिंबल था चश्मा। ठीक है, तो चौधरी देवीलाल जी एक मूवमेंट चलाते हैं जिसका नाम है न्याय युद्ध, जो यहां लिखा हुआ है, और उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है लोकदल, और इस पार्टी के बैनर तले वो चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, तो ये लाइन वहां लिखी है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि उन्होंने अपनी अपोजिशन के साथ ग्रुप बनाया और फाइनली जनता को एक प्रॉमिस कर दिया। क्या प्रॉमिस किया? देखो, उन्होंने प्रॉमिस किया कि जनता, अगर मैं जीत गया चुनाव तो किसानों का और छोटे बिजनेसमैन का जो लोन है, जो कर्ज है, वो मैं माफ कर दूंगा। क्यों ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया होगा? ऑब्वियसली उनको लगता होगा, या उन्होंने देखा होगा, उन तक बात पहुंची होगी कि किसानों ने, छोटे बिजनेसमैन ने कर्ज तो लिया बट उनका काम चल नहीं पाया और उनको इससे मुक्ति चाहिए। तो फाइनली उन्होंने इनको अप्रोच किया होगा, उनको समझ में आ गया कि मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, तो उन्होंने प्रॉमिस किया एक बार सरकार बन जाए कर्ज से माफी मिल जाएगी। फाइनली होता क्या है, चुनाव हो जाते हैं, चुनाव होते हैं, और मजेदार बात यह कि लोकदल और उसके पार्टनर्स मिलके 76 सीट्स जीत लेते हैं आउट ऑफ 90। देखो सीट्स क्या है बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, अभी यहां समझो कि 76 सीट्स आउट ऑफ 90 जीत देते हैं, दैट इज 84.4%। ये बुक में परसेंटेज मेंशन नहीं है, आप लिख लेना। एंड द स्टेट असेंबली, लोक दल अलोन वन 60 सीट्स, दैट इज 66.7%, and thus a clear majority in the assembly. The Congress could win only 5 seats. मतलब क्या है? मतलब यह है बच्चों कि लोकदल और उसके पॉलिटिकल पार्टनर्स जो थे, जनता चाहती थी कि वो जीते और उनके लिए काम करें, और वो चाहती थी कि कांग्रेस हटे और थोड़े दिन शांत बैठे। इसीलिए कांग्रेस को सिर्फ मिले 5 सीट्स और लोकदल और उसके पार्टनर्स को मिले 76 सीट्स। पार्टी जीत गई, कोई शक ही नहीं है उसमें। ठीक है, और इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद ये हुआ कि जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब जरा ध्यान से प्रोसेस को देखिए, कहानी के साथ प्रोसेस को देखिए। इलेक्शन कैंपेन हो रहा है, लीडर का इंतजार हो रहा है, लीडर पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, कैंपेन करते हैं, इलेक्शन होता है, वो जीत जाते हैं। वो जब जीत जाते हैं तो जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, उसके जो चीफ मिनिस्टर हैं, सबसे पहले वो करते हैं रिजाइन। ठीक है, तो यही प्रोसेस आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगी कि अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जीत जाए तो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी का जो चीफ मिनिस्टर है वो करता है रिजाइन, और उसके रिजाइन का मतलब होता है कि पूरी गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दिया। अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है तो उसका मतलब है कि पूरी गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होता है कि यहां उनका रेजिग्नेशन होता है, और जो मैंने मैप दिखाया था ना, हर डिस्ट्रिक्ट में से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुना जाता है। हर डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली नहीं, सही मायने में कॉन्स्टिट्यूएंसीज में
जो हरियाणा का मैप देखा ना बेटा, उसको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया गया। कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज? 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। तो टोटल कितने एमएलएस थे? 90 एमएलएस थे। एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि हरियाणा में कितने चुने गए? 19 चुने गए। टोटल 90 में से 76 कौन थे? जो लोकदल और उसकी पार्टनर्स थे, ठीक है। और इन सब ने मिलकर कहा, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे, उन्होंने कहा कि देवीलाल जी हमारे लीडर हैं। क्यों कहा लीडर हैं? क्योंकि जो भी विनिंग पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होता है उसको गवर्नर बुलाता है सरकार बनाने के लिए, या दूसरे शब्दों में कहूं तो उस व्यक्ति को गवर्नर जी साहब बुलाते हैं कि आइए और बनिए क्या? चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो गवर्नर जी ने इनवाइट कर दिया देवीलाल जी को, आइए बनिए हरियाणा के नए मुख्यमंत्री, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रोसेस अगेन आपको हर जगह देखने को मिलेगी। एक जगह होगा रेजिग्नेशन और इसके बाद होगा इलेक्शन। इलेक्शन ऑफ व्हाट? दी लीडर। इलेक्शन ऑफ दी लीडर बाय एमएलएस। और उसके बाद होगा क्या? इनविटेशन। इनविटेशन बाय गवर्नर। गवर्नर साहब इनवाइट करेंगे कि भाई आइए और सरकार बनाइए, मुख्यमंत्री बनिए। इसके बाद क्या हुआ? जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया और कहा कि आपका कर्ज माफ। याद करो, यही प्रॉमिस किया था उन्होंने, आपके कर्ज माफ हो जाएंगे। स्मॉल फार्मर्स के कर्ज माफ हो गए। और इसके बाद हुआ ये कि पार्टी ने अगले 4 साल तक राज किया। बट जब नेक्स्ट इलेक्शंस होते हैं 1991 में, तो इस बार पार्टी हार जाती है और कांग्रेस पार्टी फिर से सरकार बना लेती है। कितना इंटरेस्टिंग है ना। एक बार कांग्रेस को हटा के जनता चौधरी जी को लेकर आई, अगली बार उसी जनता ने चौधरी जी को हटाया और कांग्रेस को वापस लेकर आ गई। जनता, वी द पीपल आर वेरी पावरफुल। यही इस चैप्टर में आपको देखने के लिए आगे भी मिलेगा, ठीक है। एक चीज और बताता हूं, 1982 से लेकर 1987 तक कांग्रेस थी, और उसके बाद देखिए एक और ईयर यहां मेंशन है 1991। आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है बच्चों? आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है? इन सभी ईयर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो है 5 का। 5 ईयर्स का मतलब जो जनता है वो हर 5 साल में अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन रही है। Isn't it interesting कि हर 5 साल में you have the chance to change or keep your representative as it is. ठीक है? Let's move ahead and see the next thing. And the next thing is check your progress. इतनी देर से मैं बोल रहा हूं, क्या आपको समझ में आया? क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या आपको यह बात समझ में आ रही है कि इलेक्शन क्या है? इलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या मिलता है जनता को? चलिए देख लेते हैं। तो आपकी बुक में एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो ये है कि जगदीप और नवप्रीत इस कहानी को पढ़ते हैं। आप भी तो इस कहानी को पढ़ रहे थे अभी तक, आपने भी तो मुझसे कहानी सुनी। आपका नाम यहां ले लेते हैं कि भाई आपने यहां पर इस कहानी को पढ़ा और आपने कुछ कंक्लूजन्स निकाले, ठीक है। अब आपको यह देखना है कि जो आपने कंक्लूजन्स निकाले वो सही है या गलत है, और या जो कंक्लूजन है वो सही या गलत पता नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इंफॉर्मेशन ही अधूरी है स्टोरी में, ठीक है। तो देखते हैं पॉइंट नंबर 1, इलेक्शंस कैन लीड टू चेंजेस इन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर इलेक्शन होता है तो सरकार की जो पॉलिसीज हैं उसमें बदलाव आता है। हां, अभी तो देखा ना, चौधरी जी की सरकार बनी, गवर्नमेंट ने लोन माफ कर दिया। दैट इज करेक्ट। The governor invited Devilal to become the chief minister because he was impressed with his speeches. Is it so? बिल्कुल नहीं। अरे भाई उनको इसलिए बुलाया क्योंकि वो चुनाव जीत गए थे। That is incorrect. Next is people are unhappy with every ruling party and vote against it in the next election. Is it so? स्टोरी देख के तो लगता है यार, देखो ना कांग्रेस थी, देखो ना कांग्रेस थी, ठीक है, फिर चौधरी जी आ गए, उसके बाद क्या हुआ, फिर कौन आया, फिर से कांग्रेस आ गई। तो स्टोरी जितनी है उसके हिसाब से तो ऐसा ही है, स्टोरी जितनी है उसके हिसाब से तो ऐसा ही है, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो, अपने आसपास के इलेक्शंस को देखो, आपको दिखेगा कि ऐसा सीन नहीं है। 2014 you know
भाजपा केम इनटू पावर एट द सेंट्रल लेवल 2019, अगेन भाजपा केम एट द सेंट्रल लेवल। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये वक्तव्य सही नहीं है। ठीक है, डेफिनेटली स्टोरी देख के तो आप ये बोल सकते हो कि ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कंक्लूजन जो उन्होंने ड्रॉ किया था वो ये है कि द पार्टी दैट विंस द इलेक्शन फॉर्म्स द गवर्नमेंट। द पार्टी विच विंस द इलेक्शन फॉर्म्स द गवर्नमेंट। यस, ऐसा ही होता है। जो पार्टी जीतेगी वो भाई क्यों जीतेगी? सरकार बनाने के लिए तो जीत रही है ना। दिस इज व्हाट हैपेंस इन जनरल। नेक्स्ट इज दिस इलेक्शन लेड टू अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन हरियाणा। सही मायने में तो इस स्टोरी में क्या है? इंफॉर्मेशन इनएडिक्वेट है बेटा। इस स्टोरी में बात हुई नहीं है कि हरियाणा में क्या हुआ, बस इतना बता दिया है सरकार बनी, गवर्नमेंट ऑर्डर पास हुआ, लोन माफ हो गया, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट, द कांग्रेस चीफ मिनिस्टर नीड नॉट हैव रिजाइंड आफ्टर हिज पार्टी लॉस्ट इलेक्शंस। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? जनता ने कह दिया जी आप हार गए, आप हटो, हमें नया चीफ मिनिस्टर चाहिए। तो ये बात गलत है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। ध्यान से समझिए, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इलेक्शन क्या है, फिर हमने पढ़ा असेंबली इलेक्शंस ऑफ हरियाणा के बारे में। अब हम समझते हैं कि एक इलेक्शन डेमोक्रेटिक कब कहलाता है, हमें ये क्यों पढ़ना है। याद करिए चाइना, याद करिए पाकिस्तान, और याद करिए इंडिया को, उस मैप को जो मैंने आपको सेशन के पहले दिखाया था। ठीक है, तो हमें देखना है इलेक्शंस तो होते हैं पर डेमोक्रेटिक कब कहलाते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर इलेक्शन को आपको डेमोक्रेटिक कहना है तो सबसे पहले सभी को यह अधिकार होना चाहिए, everyone should be able to choose what the representative. That means that everyone should have one vote and everyone should have equal value. इसका मतलब देखो, पहला तो ये कि जितने भी सिटीजन्स हैं जो कि वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं, उनको यह अधिकार होना चाहिए कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन ले। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव चुन ले, और वो सिटीजन अमीर हो या गरीब हो, एजुकेटेड हो या नॉन एजुकेटेड हो या इलिटरेट हो, डजंट मैटर, सबके वोट की वैल्यू क्या हो? एक वोट। मतलब अगर मैं बटन दबाऊं तो कैंडिडेट को मिले एक वोट, आप दबाओ तो मिले एक वोट, कोई सेलिब्रिटी दबाए बटन तो भी मिले उसको एक वोट, पैसे वाला दबाए बटन तो भी उसको मिले एक वोट। ठीक है, दैट इज व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट टू कॉल एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। मैं फिर से बोलता हूं, क्या होना चाहिए? सबको चुनने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है? देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। भाई चॉइसेस पहले आप दो, तब तो हम उसमें से चूज करेंगे ना, पहले आप ऑप्शंस तो दो। ठीक है, तो देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। समझ रहे हो उस कहानी को? देखो, मान लो इस पर्टिकुलर जगह पे इलेक्शन हो रहा है, और अगर एक कोई व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है सोसाइटी में, अब वो इलेक्शन में खड़ा हुआ, अब वो किसी और को इलेक्शन लड़ने ही ना दे, तो जनता को अल्टीमेटली वोट किसको देना पड़ेगा? इस व्यक्ति को। बट अगर जनता के पास 3, 4, 5, 6, 7, 10 ऑप्शंस मिल जाएं, तो जनता डिसाइड कर लेगी ना कि कौन है हमारा सही नेता। बात समझ में आ रही है? दिस इज व्हाट इज रिटन देयर, समथिंग टू चूज फ्रॉम। यू शुड हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। ओके, और ये ऑप्शंस भी थोड़े अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट है, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। 1 मिनट, 5 साल अभी पढ़ा था ना, 82, 87, 91 इंडिया में, हरियाणा में, ऐसा हमने देखा। तो रेगुलर इंटरवल्स में जो है, रेगुलर इंटरवल्स में इलेक्शंस होने चाहिए। ठीक है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर रेगुलर इंटरवल में इलेक्शन नहीं होगा तो मामला गड़बड़ हो सकता है। पढ़ेंगे ना आगे कैसे। इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स।
ये हमने हरियाणा के केस में 5 इयर्स देखा था। और मैं आपको पहले ही सस्पेंस ब्रेक कर देता हूं, इंडिया में ही सेंट्रल लेवल के इलेक्शंस या पूरे देश में जो हम लोकसभा इलेक्शंस कहते हैं वो भी 5 साल में होते हैं, स्टेट्स में भी 5 साल में होते हैं, और लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस भी 5 साल में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखो लेट्स से सेम एग्जांपल, एक जगह है जहां पर इलेक्शन हो रहा है, यहां पर मान लीजिए 4 लोग हैं, ठीक है, मान लीजिए ने मैक्सिमम जनता ने वोट दिया इस व्यक्ति को, ठीक है, तो यही व्यक्ति फाइनली क्या बनना चाहिए, उनका लीडर। हरियाणा में हुआ था ना, चौधरी जी को सबसे ज्यादा वोट मिले 87 में, ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, राइट। और अगले इलेक्शन में कांग्रेस बिकेम द मेन पॉलिटिकल पार्टी टू विन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव रहे होंगे वो बने होंगे चीफ मिनिस्टर। जनता ने जिसको चुना उसी को बनना चाहिए द चीफ मिनिस्टर और द मिनिस्टर जिसकी जरूरत है। Election should be conducted in a free and fair manner where people can choose as they really wish. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां पे, फ्री एंड फेयर। मतलब ये होता है कि अगर मुझे इलेक्शन में वोट डालने जाना है तो मुझसे कोई पैसा नहीं लिया जाए। सोचो ना, गरीब कहां से पैसा देगा। और अगर आप कह दोगे कि जी फ्री नहीं होता, आपको टिकट लेनी पड़ेगी, आपको पैसा पे करना पड़ेगा वोट डालने के लिए, तो सिर्फ पैसे वाले ही तो वोट डाल पाएंगे। एक मिनट, फ्रेंच रेवोल्यूशन में ऐसा हुआ था ना, सिर्फ एक्टिव सिटीजन ही वोट डाल रहे थे, गड़बड़ थी, राइट। तभी तो पैसिव सिटीजन गुस्से में आ गए थे। ये केस यहां नहीं है, ठीक है, इसीलिए फ्री होना जरूरी है। फेयर क्यों होना चाहिए, ऑब्वियसली अगर वहां पर धांधली होगी, अगर वहां चुनाव में गड़बड़ियां होंगी तो फिर वो चुनाव करवाने का फायदा क्या है। अगर चुनाव में गड़बड़ियां होंगी तो जनता फिर इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही क्यों करेगी। फिर आप कहोगे कैसे कि हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन करवा रहे हैं। तो डेमोक्रेटिक अगर इलेक्शन कहना है तो इलेक्शन फ्री भी होना चाहिए और फेयर भी होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंपटीशन देख रहे हो, यहां झंडा लगाना चाह रहे हैं ये भी और ये भी। ऐसा नहीं होता इलेक्शन में, सिंबॉलिक है कि वो एक टारगेट अचीव करना चाहते हैं। पॉइंट ये है, हमने जो हरियाणा का केस देखा, पॉइंट ये है कि जो हमने फीचर्स देखे, क्या उनको देखने के बाद लगता है कि पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए ना भाई, सब तो अच्छा दिख रहा है। तो फिर ये क्वेश्चन क्यों आया? क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं। देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए, इलेक्शंस आर ड्रिवन बाय पॉलिटिकल कंपटीशन इन्वॉल्विंग वेरियस फॉर्म्स सच एज पार्टी कंपटीशन एंड कैंडिडेट राइवलरी। समझो इस बात को, ये व्यक्ति जीतना चाहता है, ये भी जीतना चाहता है, बात समझ में आ रही है। तो ये चाहेगा कि ये ना जीते और ये भी चाहेगा कि ये ना जीते। और एक तरीका तो इसके पास ये है कि ये सिर्फ अपने जीतने पर फोकस करे, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि वो इसके हराने पर भी थोड़ा ध्यान दे। लेट्स से वो अपने लोगों को यहां भेज दे कि भाई उतारो इनको, मुझे चढ़ने दो, ठीक है। तो राइवलरीज हो जाती हैं, झगड़े कैंडिडेट्स के बीच में हो जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो डिफरेंस ऑलरेडी रहता है वो काफी बढ़ जाता है, कंपटीशन भी काफी बढ़ जाता है। कंपटीशन बुरा नहीं है, कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए, नुकसान जनता का किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल कंपटीशन सही है या नहीं, कैसे पता कर रहे हैं हम? देखिए, इट हैज सेवरल ड्रॉबैक्स। मैंने पहले कहा था ना, कुछ नेगेटिव चीजें हो जाती हैं, इंक्लूडिंग डिसयूनिटी। दो दोस्त हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करता है, दूसरा दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करता है, चुनाव आ गए, वो अपनी तारीफ कर रहा है, वो अपनी तारीफ कर रहा है, थोड़ा सा मनमुटाव, फैक्शनलिज्म, ग्रुप्स बन जाते हैं, हम तुम्हें नहीं जीतने देंगे, हम तुम्हें नहीं जीतने देंगे। डर्टी टैक्टिक्स, लिकर बांटना, शराब बांटना, पैसा बांटना, लोगों को तरह तरह के लालच देना,
डराना, धमकाना, समझाना हर तरीके से, और डिस्करेजिंग सम वेल इंटेंशन्ड इंडिविजुअल फ्रॉम एंटरिंग पॉलिटिक्स। कोई अच्छा आदमी है, जनता का भला करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं, यहां पर आऊं, जनता का भला करूं, जनता के लिए बहुत सारे प्लान्स लेकर आता है, बट उसको इतना डिस्करेज किया जाता है, इतना डीमोटिवेट किया जाता है कि बेचारा फाइनली इलेक्शन लड़ने से मना कर देता है। ठीक है, इस तरीके की भी चीजें इलेक्शंस में हो जाती हैं। तो भी क्या पॉलिटिकल कंपटीशन करवाना चाहिए? कंक्लूजन तो आपको भी पता है, देख लेते हैं। Despite these issues, the constitution makers opted for free competition in election because it works better in the long run. Constitution makers कौन है ये? अरे भाई, हम उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे वो 200 से ज्यादा थे। मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। डेफिनेटली ड्राफ्टिंग कमिटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक है, उन्होंने कहा भाई देखो, ओपन कंपटीशन होना चाहिए। देखो ध्यान से लिखा है, फ्री कंपटीशन, ओपन भी और फ्री भी। ठीक है, क्यों होना चाहिए? क्योंकि लंबे समय में यह फायदेमंद होता है। आइडियल वर्ल्ड मतलब यहां पर हम इमेजिन कर ले कि जी ऐसी चीजें ही होंगी। पॉलिटिकल लीडर्स को क्या करना चाहिए? सिर्फ लोगों की सेवा, बिना किसी कंपटीशन के। आइडियली क्या होना चाहिए? जनता आपको क्या चाहिए मैं देने को तैयार हूं, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं, मैं आपकी हर तरीके से सेवा करने को तैयार हूं। बट ऐसा नहीं होता है। कंपटीशन होगा, क्योंकि ये लाइन अगर कोई बोल रहा है तो सेम या सिमिलर लाइन कोई और भी बोल रहा होता है, तो कंपटीशन तो हो ही जाएगा ना। फिर जनता बोलेगी तुम्हें क्यों वोट दूं, तुम्हें क्यों वोट दूं, और तुम्हें क्यों वोट दूं। तो फिर वो अपनी बात करेगा, ये अपनी बात करेगा, और ये अपनी बात करेगा। तो बेसिकली सब अपनी अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करेंगे, जनता को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, और कंपटीशन का माहौल तो बन ही जाएगा। रियलिटी में क्या होता है? लीडर्स आर मोटिवेटेड बाय करियर एडवांसमेंट एंड मे नॉट ऑलवेज नो व्हाट द पीपल नीड। समझ रहे हो? तो जो इलेक्शन लड़ने आया, जरूरी नहीं है कि उसको पता ही है कि लोगों को क्या चाहिए। हो सकता है वो अपने करियर को इंप्रूव करने के लिए आया है, हो सकता है वो पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाने के लिए आया है। इन रियलिटी ये भी एक सच्चाई है। ठीक है, इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन सर्व्स एज अ सिस्टम टू रिवॉर्ड लीडर्स फॉर सर्विंग द पीपल एंड पनिशेस देम फॉर फेलिंग टू डू सो। मतलब अगर आपने जनता की सेवा का वादा किया और अगर आपने जनता की सेवा कर दी तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। कैसा रिवॉर्ड? जनता आपकी जय जयकार करेगी, आपकी तारीफ करेगी, अगले चुनाव में आपको लीडर बना के ले आएगी वापस, और अगर नहीं कर पाए तो टाटा करके चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज द पीपल डिसाइड दीज रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स थ्रू इलेक्शंस। कैसे करेगी? रिवॉर्ड कैसे देगी, पनिशमेंट कैसे देगी? अभी बताया ना। ठीक है, फोर्सिंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू केटर टू द पब्लिक डिमांड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपको वायदे करने पड़ेंगे, जनता की प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा, और अगर जनता ने जितवा दिया तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर पाएंगे तभी आप वापस आ पाएंगे, नहीं तो आप दोबारा पावर में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो ये हम कहानी किस चीज के लिए पढ़ रहे थे? इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। और इसको आगे कहानी को देखते हैं। इलेक्टोरल कंपटीशन ऑपरेट सिमिलरली टू अ मार्केट। तो जो इलेक्टोरल कंपटीशन है वो क्या कह रहा है? जो इलेक्टोरल कंपटीशन है वो एक मार्केट की तरह दिखाई दे रहा है। मार्केट में क्या होता है? मार्केट में क्या होता है कि जो बिजनेसेस है, जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, जो लोग अपने दुकान चला रहे होते हैं, पैसा कमाने के लिए बैठे होते हैं, वो डेफिनेटली प्रॉफिट चाहते हैं ना भाई। कोई भी मार्केट में क्या करने बैठा है? पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट के लिए। तो वो क्या करता है? अगर उसको प्रॉफिट चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा? कस्टमर को बढ़िया सर्विस देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? कस्टमर को बढ़िया सर्विस, वेरी गुड, एक्सीलेंट सर्विस देनी पड़ेगी। तब जाके जनता क्या करेगी? खुश हो जाएगी।
तो जब कस्टमर को बढ़िया सर्विसेज देंगे मार्केट, तो क्या होगा, कस्टमर बार बार इनके पास जाएगा, क्या मिलेगा इनको, प्रॉफिट। सिमिलरली समझ गए आप, कंपटीशन में भी होता है, इलेक्टोरल कंपटीशन में भी होता है। आप वायदा कीजिए, वादों को पूरा करिए, जनता आपको दोबारा लेकर आएगी। डिस्पाइट इट फ्लॉज, पॉलिटिकल कंपटीशन अल्टीमेटली कंपेल्स पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व द पीपल इंटरेस्ट। तो आप किसी भी मोटिव से पॉलिटिक्स में आए थे, अगर आने के बाद आपने जनता की सेवा नहीं की तो कॉन्सिक्वेंस आपको पता है, ठीक है। सो पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हमने एक मोटी मोटी तौर पे समझ बना ली है। अब हम आते हैं दो कार्टून्स पे, दो कार्टून्स जो हमारी बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। पहला कार्टून जो है, इसमें आप ध्यान से अगर देखें तो जो वोटर है, लेट मी यूज द रेड कलर फॉर यू, ये जो वोटर है ये पावरफुल दिख रहा है, ये जो वोटर है इस कार्टून में वो स्ट्रांग दिख रहा है। ये कार्टून मैंने आपकी बुक से लिया है, एनसीईआरटी से लिया है, अगर आपने बुक को देखा है तो। और एक जगह पर वोटर जो है आपका वीक दिखाई दे रहा है। कैसे वीक दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। यहां पर क्या हो रहा है, एक पॉलिटिशियन है, वो बहुत सारी प्रोमिसेस, ये जो है ना, ये सब प्रोमिसेस है, ये सारी प्रोमिसेस लेके घूम रहा है, और ये वोटर जो है उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है कि भाई अगर तुम मुझे ये दे दो तो मैं तुम्हें वोट दे दूंगा। ये इस तरीके से इमेज रिप्रेजेंट कर रही है वोटर को। ये इमेज ऐसे दिखा रही है कि देखो ऐसा है, तुम बातें मत करो, ठीक है, मुझे पता है मेरे वोट की कीमत क्या है। और आपको भी पता होना चाहिए कि वोट की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइट टू वोट। फ्रेंच रेवोल्यूशन में इसी राइट टू वोट के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी गई, एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स के बीच में मनमुटाव हो गया, ओलंपे दे गुजो को गिलोटीन होना पड़ा, ठीक है। और इसी राइट टू वोट के चलते दुनिया में कई तरीके के मूवमेंट्स हुए, ठीक है। चलिए, तो ओवरऑल अगर मैं इस इमेज को फिर से समराइज करूं तो मोटे तौर पे आप सिंपल से एक बात समझ जाइए, यहां वोटर स्ट्रांग दिख रहा है, यहां वोटर वीक दिख रहा है, और मोटा मोटी तौर पे बात तो यही है कि वोटर हमेशा स्ट्रांग ही होता है। इसी के साथ आज का ये टॉपिक हम खत्म करते हैं। अगले सेशन में, अगले वीडियो में, अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम अवेलेबल रहेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताना चाहता हूं। मैग्नेट ब्रेन्स वो प्लेटफॉर्म है इंडिया का जो कि आपको 100% फ्री कंटेंट प्रोवाइड करता है देखने के लिए। यू कैन वॉच एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, और यहां पर आपको ई नोट्स मिल जाते हैं, ई बुक्स मिल जाती हैं। और ये प्लेटफॉर्म कहां दिखता है, कहां से दिखेगा आपको, देखो ये है वेबसाइट, ये उसका ऐप, और ये YouTube चैनल। ये जो YouTube चैनल है ना, यहाँ जो कम्युनिटी लिखा है ना, यहाँ जाके आपको पता चलता है कि किस टीचर की कौन सी क्लास, कौन सा वीडियो कब आपको मिलने वाला है। इसके अलावा बहुत सारी जानकारियाँ आपको अलग अलग टैब्स में मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आप वेबसाइट या ऐप पर जाएंगे तो आपको हर क्लास के कोर्सेज अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस, क्लास 9 कंप्लीट कोर्स, क्लास 11 ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम्स। आपका दोस्त, आपका भाई बहन, आप खुद एक बार इन कोर्सेज को एक्सप्लोर करिए, जाइए, वीडियोस को देखिए, नॉलेज गेन करिए और इस देश के फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करिए। थैंक यू सो मच, बाय।